ओके। पंडित विश्व मोहन भट्ट की अगर हम बात करें तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जो हैं राजस्थान की शास्त्रीय संगीत की, देखिए दो प्रकार के संगीत होते हैं, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत। पंडित विश्व मोहन भट्ट का योगदान रहा है वो राजस्थान के अंदर शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से रहा है। शास्त्रीय संगीत में इन्होंने न केवल राजस्थान के शास्त्रीय संगीत को जो है नेशनल लेवल के शास्त्रीय संगीत के साथ मिक्स किया, बल्कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शास्त्रीय वाद्य यंत्र होता है, संगीत का वाद्य यंत्र होता है, कौन सा? मोहन वीणा। मोहन वीणा का इन्होंने आविष्कार किया था। मोहन वीणा 7-8 प्रकार के अन्य वाद्य यंत्रों को मिला करके बनाई गई है और ये संगीत की दृष्टि से संगीत के क्षेत्र में लेटेस्ट कोई वाद्य यंत्र आया है। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जो हैं उनके बारे में हम लिखेंगे, आप लिखेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट, हेडिंग जन्म लिखेंगे। सबसे पहले जन्म कब हुआ था इनका, इस प्रकार से लिखेंगे, जन्म के आगे 12 जुलाई 1950 को जयपुर में, 12 जुलाई 1950 को जयपुर में। इन्होंने गिटार, सितार, गिटार कोमा सितार, सरोद, ये सब क्या है? संगीत के वाद्य यंत्र के नाम है। गिटार, सितार, सरोद और वीणा, इनको मिला करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। इनको मिला करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। जो इनकी गोद में रखी हुई है यही मोहन वीणा है। यही मोहन वीणा है। इसी का आविष्कार इन्होंने इन 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों में गिटार, सितार, सरोद और वीणा, ये अलग जो ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र हैं संगीत के, उनकी सभी खासियतों को एक जगह पे समाहित करते हुए इन्होंने क्या बनाई? मोहन वीणा बनाई। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट बना करके देखिए, जितना भी मैं आपको लिखवाऊंगी अब स्लाइड की फॉर्म में नहीं होगा, मैं डिक्टेट करके लिखवाऊंगी, आप इस प्रकार से पॉइंट फॉर्म बनाते हुए लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप 1994 में, सन 1994 में 1994 इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला। ग्रैमी पुरस्कार क्या है? वेस्टर्न साइड की, वेस्टर्न कंट्रीज का संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ये ग्रैमी पुरस्कार। तो 1994 में इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। तो जयपुर से संबंध रखने वाले हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। इन्होंने इस प्रकार से संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था और इनको ये पुरस्कार मिले थे, ये हमें इतना याद होना चाहिए। अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं? मोहन वीणा किन्होंने बनाई थी? पंडित जसराज एक तो ऑप्शन होंगे ही होंगे, इनके साथ में जैसे कि जो अन्य ऑप्शन हैं हमारे राजस्थान के ही हो जाएंगे, विभिन्न घरानों के हो जाएंगे, जैसे कि अल्लादिया खां हो जाएंगे, बैराम खां डागर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जो हैं वो मोहन वीणा के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं कृपाल सिंह शेखावत। देखिए कृपाल सिंह शेखावत को क्या बोला जाता है? शिल्प गुरु बोला जाता है। शिल्प गुरु। शिल्प गुरु की संज्ञा जो है कृपाल सिंह शेखावत को दी गई है।
मुख्य रूप से इनका योगदान किस क्षेत्र के अंदर रहा? पोट्री के अंदर। ब्लू पोट्री जो हमारे राजस्थान में जयपुर की खासियत है, विभिन्न प्रकार की पोट्रीज हमने पढ़ी थी। ब्लैक पोट्री कहाँ की होती है? कोटा की होती है। ब्लू पोट्री जयपुर की होती है और पोकरण पोट्री पोकरण की होती है। तो ब्लू पोट्री को न केवल विकसित करने में बल्कि उसको आगे बढ़ाने में किसका योगदान रहा है सबसे ज्यादा? कृपाल सिंह शेखावत का। ये सीकर के रहने वाले थे, इन्होंने ब्लू पोट्री को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनके बारे में। देखिए ये होती है ब्लू पोट्री, दिख रही है आप लोगों को? चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, चीनी मिट्टी का जो पोट होता है, बर्तन होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है? ब्लू कलर का कलर भर के उसको शाइनिंग दी जाती है ब्लू पोट्री के अंदर। हालांकि ब्लू पोट्री को बहुत अच्छे से डेप्थ में मैं पढ़ा चुकी हूँ राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर। राजस्थान की हस्तकलाएं जो है उसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो आपको ऐप पे मिल जाएगी क्लास। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीनी मिट्टी का बर्तन हो, जैसे कि अगर कोई कटोरी है या कोई मर्तबान है या कोई फूलदान है, तो उसके अंदर मुख्य तौर पे कौन सा कलर प्रयोग में किया जाएगा? ब्लू पोट्री में ब्लू कलर किया जाएगा और ब्लैक पोट्री में कौन सा किया जाएगा? ब्लैक किया जाएगा। तो आप लिखेंगे कृपाल सिंह शेखावत को, कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु की, शिल्प गुरु, ये शिल्प गुरु की उपमा दी गई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जन्म, जन्म के आगे डैश करके लिखेंगे जिला सीकर, मऊ ग्राम, मऊ मैं मऊ गांव का नाम क्या था? मऊ। सीकर जिले के मऊ गांव के अंदर इनका जन्म हुआ 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इनका मऊ ग्राम सीकर जिले में जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इनका ब्लू पोट्री, इनका ब्लू पोट्री को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनका ब्लू पोट्री को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसीलिए सन 1974 में, इसीलिए सन 1974 के अंदर इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। नेक्स्ट आपके आते हैं श्री कोमल कोठारी। कोमल कोठारी जो हैं वो लोक कला संवर्धक, लोक कला के संवर्धक रहे हैं, लोक कला का संरक्षण करने वाले रहे हैं। ये खुद भी एक अच्छे लोक कला के, लोक संगीत के गायकार रहे हैं। ये लोक संगीत के गायकार रहे, साथ में ही इन्होंने क्या किया कि लोक कला को आगे बढ़ाने वाली छोटी छोटी पाठशालाएं खोली। और जो हैंडीक्राफ्ट से, लोक कला में इन्होंने सिर्फ अपना दायरा जो है, खुद संगीत से थे इसलिए सिर्फ संगीत को नहीं रखा अपना दायरा, इन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट्स, अन्य कोई भी जो लोक कलाएं थी अपने क्षेत्र की, उन सभी को संरक्षित किया और आगे बढ़ाया। तो कोमल कोठारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है लोक कला के संवर्धन के अंदर। इसमें लिखेंगे आप जन्म में लिखेंगे 4 मार्च 1929, जन्म में लिखेंगे 4 मार्च 1929, जिला चित्तौड़गढ़,
और चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ पे? कपासन के अंदर, कपासन। चित्तौड़गढ़ जिले में ये कस्बा है कपासन, वहां पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लोक संस्कृति। लोक संस्कृति के उन्नयन में, उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। लोक संस्कृति के उन्नयन में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया। लोक संस्कृति के उन्नयन में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसी में ही, जोधपुर जिले के, जोधपुर जिले के बोरुंदा, बोरुंदा इस प्रकार से लिखा जाएगा, बोरुंदा। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में, जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में इन्होंने रूपायन नाम से, रूपायन, जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में इन्होंने रूपायन नाम से एक संस्था खोली। तो देखिए मैंने बताया था ना कि इन्होंने स्कूल विद्यालय भी खोले, हालांकि यहाँ पे तो इन्होंने नाम के नाम से खोल दिया। इन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो न केवल जोधपुर बल्कि चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र के जो आदिवासी बहुल हैं, जिनका मुख्य टाइप से जो रोजगार का क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उस एरिया में क्या मिलता है? बांस मिलता है। तो बांस से बने हुए प्रोडक्ट जो होते हैं उनको, वहां की लोक संस्कृति को, लोक कला को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट आपके आते हैं आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी देखिए, अणुवृत्त धर्म, जो अणुवृत्त है, अणुवृत्त जैसे कि अभी शायद आएगा, अभी चलेगा इसी महीने के अंदर। तो 13 पंथ, जैन में, जैन धर्म में एक पंथ है 13 पंथ। 13 पंथ के 9वें आचार्य हैं ये। जैन धर्म का संबंध सिर्फ राजस्थान से नहीं है, थ्रू आउट द इंडिया है। 13 पंथ का भी संबंध सिर्फ राजस्थान से नहीं है, थ्रू आउट इंडिया है। पूरे इंडिया से 13 पंथ के अंदर क्या होते हैं? आचार्य बनाए जाते हैं। तो पूरे 13 पंथ के अंदर 9वें आचार्य, 9th जो आचार्य हुए थे वो आचार्य तुलसी हुए। इन्होंने कौन सा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि इंसान पहले इंसान, बाद में मुसलमान। मतलब कि इंसान को सबसे पहले ये समझना होगा कि वो एक इंसान ही है, बाद में वो क्या बनता है? हिंदू या मुसलमान की थ्योरी पे उसको आना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। तो इनके बारे में हम लिखेंगे पॉइंट बना करके। और एक इन्होंने क्या किया था? अनुवृत्त। अनुवृत्त क्या होता है? देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जैन धर्म में, जो अभी शायद इसी मंथ में होगा, मैं श्योर नहीं हूं। तो इस दौरान पे क्या किया जाता है? क्षमा याचना की जाती है, अन्य कार्य जो आपने कोई गलतियां की हो उनको माना जाता है। तो एक तौर से नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कार्य होता है। नैतिकता, एथिक्स, उनकी बात किसमें की जाती है? अणुव्रत पालन में की जाती है। जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने से बड़ों का आदर करेंगे, आपने कोई गलतियां की हैं तो उनके लिए क्षमा मांगेंगे। इस प्रकार से 14 दिन का एक टाइम पीरियड होता है जैन धर्म में। तो उसका प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था, आचार्य तुलसी ने किया था, अणुव्रत का। तो आप 1 बाय 1 इन्हीं सब चीजों को लिखेंगे पॉइंट्स की फॉर्म में। जन्म में लिखेंगे सबसे पहले इनका जन्म या बर्थ 20 अक्टूबर 1914 को, 20 अक्टूबर 1914। कहां करके लिखेंगे? कहां पे हुआ था? लाडनू कस्बा, नागौर जिला।
नागौर जिले के लाडनू में, लाडनू नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1914 को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 22 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में 13 पंथ संघ, 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बने, 9th आचार्य बने। 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बने थे ये, 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बन गए थे 22 साल की उम्र में ही, बहुत छोटी उम्र में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नैतिकता के उत्थान के लिए, नैतिकता के उत्थान के लिए इन्होंने 1949 में, 1949 में, 1949 में अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। 1949 में अणुव्रत आंदोलन का प्रतिपादन किया। लास्ट में आप लिखेंगे, हाईलाइट करके या स्टार मार्क करके लिखेंगे, आचार्य तुलसी का संदेश इन्वर्टेड कोमा में इंसान पहले इंसान, इंसान पहले इंसान, कोमा फिर हिंदू या मुसलमान, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। देखिए एज इट इज इसी लाइन को उठा करके लाएंगे एग्जाम के अंदर कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान कौन से व्यक्ति के द्वारा ये बात कही गई थी निम्नलिखित में से, और सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे कि ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। इसी प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें याद रखना है कि आचार्य तुलसी के द्वारा ये संदेश दिया गया था। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।